तो हम बात कर रहे हैं किसकी, आयनिक बॉन्ड की, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन का मतलब बनना, तो क्या बनते हैं यहाँ पे, आयंस। तो ये आयंस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब कंडीशंस की बात करते हैं हम पहले कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड। बताओ, अभी रिपीट किया है मैंने, क्या कंडीशंस है आयनिक बॉन्ड बनने की। पहली कंडीशन हाँ, जैसे हिंदी में तुम बोलोगे कि एक तत्व ऐसा होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, कम हो। तो उसको मैं अब इंग्लिश में लिखूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वन एलिमेंट शुड हैव लो आयनाइजेशन। ठीक है, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो, कम, मतलब आसानी से वो क्या लूज कर सके, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर वो आसानी से लूज करेगा मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन या अनायन। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या फॉर्म होता है, कैटायन या अनायन, कैटायन। प्लस का आयन जो होता है उसे हम कैटायन कहते हैं। तो वन एलिमेंट शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। इसका मतलब समझ लो, आयनाइजेशन एनर्जी अगर लो होगी तो विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, तो ये क्या करेगा, कैटायन को बनने में हेल्प करेगा, मतलब इसकी हेल्प से क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा, कैटायन। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला, एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, लो होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैटायन का। सेकंड क्या पॉइंट होना चाहिए, अदर एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट होगा, अदर एलिमेंट शुड हैव high negative, should have high negative electron gain एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, लेकिन हाई में भी कैसी, बताया था ना, एनर्जी निकलती है वो निगेटिव होती है। और ऐसा होगा तो क्या होगा, विच विल, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, विच विल, हाँ, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बोलो, एनायन। गुड, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ये दो पॉइंट्स लिखो। तो आयनिक बॉन्ड का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, NaCl में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ये हमें पता है, 10th क्लास में भी तुमने यही पढ़ा था। Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बट वहाँ पे तुमने क्या वर्ड पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं। वहाँ पे सिर्फ टीचर ने कहा था कि सोडियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, वो लूज कर देगा। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितना होता है, 7, वो ये गेन करेगा। बट यहाँ पे अब तुम समझ चुके हो कि सोडियम जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे है ना, तो इधर कौन से एलिमेंट हैं, एस के, डी, पी। इस साइड के जो एलिमेंट होते हैं इनका साइज सबसे बड़ा होता है। कैसे पता, तुम्हें पता है कि जब इधर से इधर मूव करते हो पीरियड में तो साइज छोटा होने लगता है। क्यों, क्योंकि शेल्स का नंबर तो सेम ही रहता है, प्रोटॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो जब तुम इधर से इधर जा रहे हो तो साइज कैसा होता है, स्मॉल। इसका मतलब इधर वालों का जो साइज होगा वो बड़ा होगा ना कंपेयर करोगे तो। और इधर की तरफ ही तो सोडियम है, इधर की तरफ आओगे तो कहीं तुम्हें इधर क्लोरीन मिलता है, मतलब क्लोरीन का साइज छोटा है। जितने भी छोटे एटम्स होते हैं एलिमेंट के, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेना चाहेंगे, और जितने भी बड़े एटम हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्लस वो दूसरा वाला फैक्टर तुम हमेशा देखोगे कि भाई आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 1, 2 या 3, तब निकलेंगे। 4 से अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे अब हमें सोडियम का पता है कि सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
Na+ बन जाएगा और इसमें से क्या निकल जाएगा, जो यहाँ पे तुम एनर्जी देते हो उसे कहते हो आयनाइजेशन एनर्जी, लिख देते हैं, ठीक है, बस समझने के लिए। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन और इसका कॉन्फ़िगरेशन था 281, अब कितना हो गया 28, हो गया ऑटोमोसिस का ऑक्टेट पूरा। अब क्लोरीन को देखो 287, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, आउटोमोस में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट कर लेगा, खुद ले लेगा। इस एनर्जी को तुम क्या नाम देते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अब इस पे इलेक्ट्रॉन पे, इस पे क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा, तो ये बन गया आपका केटैन और ये क्या बन गया। जब दो डिफरेंट आयंस होते हैं जिन पे डिफरेंट चार्ज हो तो क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास दो आयंस हैं और दोनों पे अपोजिट चार्ज है, अपोजिट का मतलब विपरीत, एक पे प्लस तो एक पे, तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, अट्रैक्शन, ठीक है, आकर्षण होगा। रिपल्सन को हिंदी में क्या कहोगे, प्रतिकर्षण। दो वर्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे Na+ जो बना है और जो यहाँ पे कौन है Cl-, इसमें ये अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। मैं अट्रैक्शन ऐसे दिखा रहा हूँ एंड देन दे विल कंबाइन और क्या फॉर्म हो जाएगा NaCl, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझनी है तुम्हें। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ध्यान रखो, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, NaCl को हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है। ऐसे जितने भी कंपाउंड जिसमें कि आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा और जिसमें कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट। जनरली हम कोऑर्डिनेट वालों की बात नहीं करते हैं, हम कंपाउंड्स को मेनली दो पार्ट में ही डिवाइड करके बोलते हैं, आयनिक, कोवैलेंट। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, बताओ वो आयनिक का एग्जाम्पल होगा या कोवैलेंट का, कोवैलेंट का। H और O के बीच में शेयरिंग होती है। अमोनिया कोवैलेंट, ऑक्सीजन गैस वो भी कोवैलेंट, बताता ना डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन गैस कोवैलेंट, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस का बनना जरूरी है, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। अब जरा ध्यान से समझना, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब बनते हैं, जैसे NaCl आपका फॉर्म हो गया, NaCl का अभी सिर्फ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। कितना फॉर्म हुआ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हायर क्लास में पूछे जाते हैं वो यहाँ से कि अभी तो ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है NaCl का। अब मुझे ये बताओ, जब एटम से कंबाइन हो, कंबाइन का मतलब जुड़ते हैं, या आयंस के साथ जुड़ते हैं तो बॉन्ड बनता है, ठीक है। अभी कौन जुड़ रहा है, आयंस के साथ बॉन्ड बन गया, उसको आपने क्या नाम दिया, आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब बॉन्ड कोई बनता है तो उस पूरी प्रोसेस में, प्रोसेस का मतलब उस पूरी प्रक्रिया में, जैसे पूरी प्रक्रिया हो गई, ये प्रोसेस हो गया, इस पूरे प्रोसेस में बॉन्ड तो बन गया, लेकिन अब बॉन्ड बनते समय हुआ क्या होगा, एनर्जी बाहर निकली होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी। देखो एब्जॉर्ब मतलब जब ये बॉन्ड बना तो एनर्जी इसके अंदर समा गई, ऐसा मान लो, वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल के अंदर है। अगर, और वो कहाँ से समाएगी, आसपास से। अगर यहाँ पे मैं NaCl फॉर्म करूँगा और मैं कहता हूँ कि इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब मतलब शोषित कर लिया, तो वो कहाँ से लेता है एनर्जी, सराउंडिंग से। ये जो आसपास की जगह है जिसे हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सराउंडिंग। अब ये बताओ आसपास में कोई एनर्जी होती भी है, मैं कह रहा हूँ तुमसे कि ले लेता है आसपास से, एनर्जी होती है क्या आसपास में, बिल्कुल होती है। रूम की एक एनर्जी है जिसे तुम थर्मल एनर्जी कह सकते हो, गर्मी है नहीं इस रूम के अंदर, तो वो एक थर्मल एनर्जी है, तो उस एनर्जी को ले लेगा कोई मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि एनर्जी लेता है या सराउंडिंग को देता है बनते समय। क्वेश्चन समझ में आया, एक बॉन्ड बना दो एटम्स के बीच में या दो आयंस के बीच में, अभी तुम आयनिक पढ़ रहे हो तो आयनिक की बात करेंगे कि दो आयंस के बीच में बॉन्ड बना। मेरा क्वेश्चन है, इस बॉन्ड के बनते समय एनर्जी रिलीज हुई होगी, मतलब बाहर निकल गई होगी, या बाहर से एब्जॉर्ब हो गई होगी। एब्जॉर्ब। कितनों को लगता है कि जब कोई बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कितने बच्चों को लग रहा है, बताओ। देखो कोई ना कोई तो आंसर तुम्हारा होना चाहिए ना, या तो एब्जॉर्ब होना आंसर होगा या ये आंसर होगा कि रिलीज हो रही है। तो कुछ तो बताओ, रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। कितनों को लग रहा है, तो हाथ तो उठाओ, ठीक है।
अगर ये एब्जॉर्ब हो रही है तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, एनर्जी जा रही है। कितनों को लग रहा है कि जब ये बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, बाहर निकल गई होगी? ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं लगता है, वो हमेशा ऐसे कुछ मिलते ही हैं, याद रखना। चलो इसका आंसर मैं तुम्हें बताऊं इससे पहले फिर से क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है कोई भी सिस्टम, ये मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ, स्टेबल कब माना जाता है? जब उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी हाई हो या लो हो? बताओ। एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम ले लो, NaCl ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सब में ये कॉन्सेप्ट सेम है। एक सिस्टम है ये, इसकी एनर्जी अगर हाई होगी तब ये स्टेबल है, या लो होगी तब स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब स्थायी, जो कि हर कोई बनना चाहता है। हर सिस्टम क्या बनना चाहता है? स्थायी, स्टेबल होना चाहता है। मेरा क्वेश्चन, ये स्टेबल कब होगा? जब इसकी एनर्जी हाई होगी या लो होगी? लो। ये स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कोई अब तुम्हें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सिस्टम चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, कोई भी हो, वो स्टेबल कब होगा? जब उसकी ऊर्जा कम से कम हो। ठीक है, अब तुम मुझसे कह रहे हो कि जब ये बना है तो इसने एनर्जी आसपास से एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने का मतलब इसकी एनर्जी तो बढ़ गई होगी ना। अगर तुम्हें ही बाहर से एनर्जी मिल जाए तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा? तो फिर बनेगा ही क्यों? इसका मतलब जब ये बना है तो स्टेबल होने के लिए तो बना है, और अगर ये स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम होगी। कम होगी मतलब इसने एनर्जी निकाला होगा। क्या किया होगा? और ये हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी बाहर निकलती है। समझ में आ गया? फिर जब तुम इस बॉन्ड को तोड़ते हो तब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड को तोड़ना है, मान लो अब तुम चाहते हो कि Na और Cl अलग हो जाए, तो जितनी एनर्जी बाहर निकली है ना उतनी एनर्जी अब तुम्हें से सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये बॉन्ड टूटेगा। बात समझ में आ रही है? जो एनर्जी रिलीज हो रही है अभी वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की है। कितने की? ध्यान से समझना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक मॉलिक्यूल जब NaCl का बना इस तरीके से, तो एनर्जी निकली बच्चे मान लो 10 जूल। कितना? सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। ठीक है, और ना तुमसे ये कोई एग्जैक्ट पूछेगा। तो इतनी एनर्जी निकल गई अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बनने से। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे NaCl का 1 मोल बनाना है, कितना बनाना है? 1 मोल का मतलब सबको समझ में आ गया होगा, 6.022 10⁻23 ऐसे NaCl बनने चाहिए, तभी तो तुम उसे क्या बोलोगे? देखो 1 मोल अगर मुझे NaCl बनाना है, ठीक है, तो इसका मतलब 6.022 10⁻23 इतने NaCl बनेंगे। इतने ही तो बनेंगे। एक मॉलिक्यूल के बनने में 10 जूल एनर्जी निकल गई, तो जाहिर सी बात है जब इतने मॉलिक्यूल बनेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई यूनिटरी मेथड है, इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन तो है नहीं। एक मॉलिक्यूल के बनने में मान लो 10 जूल एनर्जी निकल रही है, 2 मॉलिक्यूल बनेगा तो 20 निकलेगी, 3 बनेगा तो 30, तो मल्टीप्लाई तो करोगे ना, 3 × 10। तो अगर तुम्हें एक मॉलिक्यूल के बनने की एनर्जी पता थी 10 जूल, और मैंने कहा कि 1 मोल NaCl बनना है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो 1 मोल का वैल्यू ये है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 6.022 10⁻24। यही तो हो जाएगा। तो ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं, 10 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 से। 10⁻23 इंटू 10 मतलब एक जीरो और आ गया एक्स्ट्रा, तो 23 की जगह पावर कितनी हो गई? तो इसका मतलब इतनी एनर्जी निकलेगी कब? जब 1 मोल क्या बनेगा? ये समझ में आ रहा है सबके? ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना जब 1 मोल NaCl बनता है, तो इसे कहते हैं बच्चे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, देखो कौन सी एनर्जी? जैसे हिंदी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, और इसके भूलने के पूरे चांसेस रहते हैं। इवन किसी भी हायर क्लास में भी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखो अब तक जो जितनी भी बातें थी वो सब 10th क्लास की थी, कुछ मैंने अलग से नहीं बताया। Na का बनना, Na+ का, Cl- का बनना, बस यही तो 1-2 वर्ड यूज़ किया मैंने। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो सबसे पहला अच्छा इंपॉर्टेंट टर्म आया ना वो ये आया है, क्या? जालक ऊर्जा। जबकि इसकी डेफिनेशन देखो कितनी आसान है, समझ लो। ये पूरा मैंने प्रोसेस बताया, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया कि जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा, कितना? 1 मोल, कोई भी आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा, तो जो भी ऊर्जा बाहर निकलेगी उसे तुम क्या बोलोगे?
इंग्लिश में अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो क्या होगा, वैन का मतलब जब 1 मोल, 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट का मतलब मात्रा, रिलीज का मतलब निकलना, तो जितनी मात्रा ऊर्जा की बाहर निकलेगी दैट विल बी नोन एज, वो जानी जाएगी किस नाम से, लैटिस एनर्जी। समझ में आ गया डेफिनेशन, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड जब भी बनता है उसमें जितनी भी ऊर्जा बाहर निकल जाती है वो क्या कहलाती है, इतनी निकल गई। अब जाहिर सी बात है निकल रही है तो ये माइनस की मानी जाएगी, ठीक है। लैटिस एनर्जी को मैं एक तरीके से और परिभाषित कर सकता हूँ, क्या, चलो ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये एक NaCl है, 1 मोल कितना है ये, समझ जाओ इसके अंदर 6.022 10 की पावर 23 NaCl है। ऐसा कोई ठोस ही तो होगा NaCl, नमक का टुकड़ा कर लोगे तो। अब तुम्हें क्या करना है, इसको तोड़ना है। कैसे, तुम्हें इस तरीके से तोड़ना है कि सारे के सारे NaCl अलग हो जाएं। Na और Cl अलग नहीं होने हैं, NaCl अलग होने हैं। कितने NaCl हैं इसके अंदर, 1 मोल मतलब 6.022 10 की पावर 23। अब अगर मैं इसे हीट करना स्टार्ट करूंगा और सारे NaCl को मुझे अलग करने हैं, मतलब मुझे अब इतने Na और इतने ही Cl अलग कर देने हैं, तो मुझे इसे एनर्जी देनी होगी ना। कितनी एनर्जी दोगे, इतनी ही दोगे, जितना इसने बनते समय बाहर निकाल दिया था उतनी ही एनर्जी अब इसे चाहिए होगी अलग होने के लिए। वो एनर्जी भी क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा को तुम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगे। पहला, 1 मोल आयनिक यौगिक बनते समय जो ऊर्जा बाहर निकलेगी वो क्या है, जालक ऊर्जा। दूसरी परिभाषा, 1 मोल आयनिक यौगिक को आयंस में तोड़ने के लिए, तुम तोड़ रहे हो ना इसे, तो 1 मोल आयनिक यौगिक है, तुम इसे आयंस में तोड़ रहे हो, उसके लिए जो तुम इसे ऊर्जा दोगे वो भी क्या कहलाएगी, तो मर्जी है जो डेफिनेशन देना चाहो। तोड़ने वाली डेफिनेशन दोगे तो भी सही है, और जोड़ने वाली या बनने वाली दोगे तो भी सही है। तो ये लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, इसकी मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, वो समझ लो बस। ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। लैटिस, हिंदी वाली डेफिनेशन कल मैं देखूंगा तुम लोग की कॉपी में। लैटिस एनर्जी को यू से दिखाते हैं। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ तक बिल्कुल सेम। 1 मोल आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म होगा तो उस समय जितनी भी एनर्जी, अमाउंट का मतलब मात्रा, जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी किससे, फॉर्म वो किससे होगा, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ये हो सकता है वर्ड तुम्हें समझ में ना आए, आयंस तो पता ही है। फ्रॉम इट्स मतलब किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिससे बनती है। जैसे मान लो ये आपका मार्कर किससे बना, प्लास्टिक से, तो कहोगे तुम कि इस मार्कर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्लास्टिक है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे कोई चीज़ बनती है। हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, सेल, सेल है ना। तो हमारी पूरी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, सेल है। आयनिक कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होगा, आयंस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इस पूरी एनर्जी को हम फिर क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। लिख लो।